नमस्कार साथियों। आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आर्टिकल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 जो आर्टिकल नंबर 1 से 4 जो हमें भारत की इंडिया दैट इज़ ए भारत मतलब भारत की यूनियन टेरिटरी और भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में बताता है। और पार्ट नंबर 2 हमें भारत की नागरिकता के बारे में बताता है आर्टिकल 5 से 11 में। उसके बाद में हमने पार्ट 3 शुरू किया था। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 आते हैं जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हैं। और हम आर्टिकल 12 कर चुके हैं जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी है। आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 समझने के लिए हमें थोड़ी देर ये पूरा डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो जिसके लिए आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोटबुक लेके बैठेंगे। तो आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो कई बार हमारे सामने ये जिक्र आता है कि भारत के अंदर सरकार बड़ी है या कोर्ट बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 13 से। चाहे कोई कितनी भी बड़ी सरकार हो, स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार हो, यदि वह कोई ऐसा रूल बनाती है, ऐसा नियम बनाती है, ऐसा कानून लेके आती है, ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल 13 की ताकत से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और यदि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है, वो चेक करेगी अगर कोई भी नियम इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है और फंडामेंटल राइट्स को कर्टल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इनवैलिड घोषित कर सकते हैं उस रूल को उतने पार्ट तक जितने पार्ट तक वो इनवैलिड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम हमारे यहाँ पे सेंसिस की बात होती है, जनगणना की, और यहाँ हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या करीब करीब 50% है। तो यदि कोई सरकार, राज्य सरकार मान लो कोई नियम लेके आती है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 50% आरक्षण होगा, लेकिन 50% आरक्षण लेने के बाद कोई भी महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, तो उतना पार्ट 50% आरक्षण तक का जो है संविधान से मेल खाता है, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 और 16 में है जो फंडामेंटल राइट में आता है। लेकिन कोई भी महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए उस नियम को हम इनवैलिड घोषित कर देंगे जितना कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी कहते हैं कि संविधान से मेल खाते हुए नियम को, पार्ट को हम वैलिड घोषित करते हैं, कोर्ट वैलिड घोषित करती है और कोर्ट उस नियम को जो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है उसको इनवैलिड घोषित करती है। तो स्टेट यहाँ पे बेसिकली, स्टेट का मतलब यहाँ सिर्फ राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसको अपनी पावर डेलीगेट करती है वो सब चीजें स्टेट में आती हैं। और ये आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। यानी कि भारत के अंदर एक बात और समझने की कि भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब, जैसे अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है तो हम ये नहीं कह सकते रूल ऑफ बीजेपी है, या कांग्रेस की पहले सरकार थी तो रूल ऑफ कांग्रेस भी नहीं था, रूल ऑफ लॉ था। मतलब हम कानून से चलेंगे और कानून कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे राष्ट्रपति उसके वॉचडॉग हैं, सेफ गार्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा पूरा देश चलता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ है। चाहे कितनी भी बड़ी सरकार आ जाए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार आ जाए, लेकिन वो लॉ के अंदर खुद को बाउंड करके रखेगी, वो लॉ से बाहर नहीं जा सकती। तो इसी कड़ी में हम आर्टिकल नंबर 13 का पहला पार्ट समझते हैं। आर्टिकल 13(1) में बताया गया है कि यदि जो भी नियम 26 जनवरी 1950 के पहले के थे जो अंग्रेजों के राज में थे, जैसे अंग्रेजों के राज में रोलेट एक्ट था, आपको बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के अंग्रेज सरकार जेल में डाल देती थी और आपकी कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी। पर जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है, जुडिशियल रिव्यू लागू होता है, 13(1) लागू होता है, तो वो सारे पुराने नियम उनको हमने नल एंड वर्ड घोषित कर दिया। यानी अब अगर आपको डिटेंशन में पुलिस लेती है तो उसको भारत के फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 20 उसको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। यानी ओल्ड नियम सारे नल एंड वर्ड हो जाएंगे जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे। ये आर्टिकल नंबर 13(1) है। अब 13(2) में क्या बताया गया है, स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो
फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। जैसे फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीजें आएंगी, आपके बोलने का अधिकार, आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपको धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार, ये सारी चीजें आएंगी आपकी फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नियम बनाती है तो उसको कोर्ट आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके नल एंड वॉइड, इनवैलिड घोषित कर सकती है। 13(3) में बताया गया है लॉ की डेफिनेशन। कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी नोटिफिकेशन जो सरकार जारी करती है वो सारी चीजें हमारी लॉ की डेफिनेशन में आती हैं। जैसे कस्टम्स भी हमारे लॉ के अंदर ही आते हैं। जैसे कस्टम, जैसे कोई भी अगर कस्टम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो आर्टिकल 13 की ताकत से उसको हम नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे तभी। आर्टिकल नंबर 13(4) कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि अमेंडमेंट भी एक लॉ है। तो आर्टिकल 13(4) इसको बाद में जोड़ा गया था, ये 24वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 13 के अंदर ही माना गया कि जुडिशियल, अगर कोई सरकार किसी नियम को बदलती है, किसी कानून को फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट करती है तो वो भी लॉ के अंडर आएगी और सरकार उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। उसके बाद हम कुछ केसेस का जिक्र करते हैं। जैसे AK गोपालन केस था 1950 में, ये एक कम्युनिस्ट लीडर था, तो इसको सरकार ने डिटेन कर लिया, पकड़ लिया, रिटेंशन में डाल दिया। तो ये जाते हैं कि ये मेरा पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसके थ्रू ये जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट इनको बचाती है और यूँ कहती है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सरकार ऐसे नहीं छीन सकती, कोई भी सरकार फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। तो सॉरी, फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी सही नियम बनाया गया है, सही नियम के थ्रू अगर इनको डिटेन किया गया है तो सरकार ऐसा कर सकती है। यानी गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत थी उस समय। जो AK गोपालन के केस में जो आदेश आया उसमें गवर्नमेंट को मजबूत किया, फंडामेंटल राइट्स को कमजोर किया। फिर उसके बाद मेनका गांधी केस आता है, सेम मामला था। मेनका गांधी के केस में उल्टा किया गया। मेनका गांधी केस में फंडामेंटल राइट को ये कहा कि सरकार कोई नियम बनाती है तो वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग पे बेस होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी सरकार कुछ भी नियम बना देगी। तो उसमें मेनका गांधी को थोड़ी सी मजबूती दी गई, फंडामेंटल राइट को मजबूती दी गई। उसके बाद आता है 1967 में गोलकनाथ केस। ये दो भाई थे पंजाब से, तो पंजाब की सरकार ने एक रूल बनाया, स्टेट ने, पंजाब की सरकार ने नियम बनाया कि 500 एकड़ जिनके पास जमीन है तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जो जमीन है उसको हम विकास कार्यों के लिए, जैसे स्कूल, सड़क, यूनिवर्सिटी बनानी है, उसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हेनरी विलियम और गोलकनाथ, ये दोनों भाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो कोर्ट में इनकी जीत होती है और ये कहा जाता है कि सरकार ऐसे कोई भी नए नियम नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो। तो गोलकनाथ केस में पूरी तरह फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा गया। फिर उसके बाद आता है केशवनंदा भारती केस 1973। ये सबसे खास केस था, इसको हम लैंडमार्क केस भी भारत की जुडिशरी में कह सकते हैं। केशवनंदा भारती में क्या था कि केशवनंदा भारती जी एक मठ था केरल के अंदर, उसके पुजारी थे, और केरल सरकार ने भी से पंजाब जैसा रूल बनाया कि हम विकास कार्यों के लिए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो विकास करने की बात कहता है, कल्याणकारी राज्य बनाता है भारत को, उसके तहत हम कोई भी नियम बना सकते हैं और नियम लेकर के हम जो ट्रस्ट की जो जमीन है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। केशवनंदा भारती इस केस को जीतते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा सामने आई, जिसमें बताया गया कि आप किसी भी कानून को आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा संविधान का है, जिसके अंदर आते हैं आपके धर्मनिरपेक्षता को आप नहीं छीन पाओगे फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करके, या फिर आप पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन पाओगे, आप जो है भारत का जो सेकुलर नेचर है, भारत जो डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें बताई गई हमारी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और जब कोर्ट से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कोर्ट इस पे साइलेंट रही और बताया, इनको कहा कि समय आने पर हम इन सारी चीज़ों को आगे बताएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के कोर्ट ने अपने हाथ को मजबूत रखा और गवर्नमेंट को एक बार फिर दिखाया कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आप अंडर ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से केशवनंदा भारती केस। फिर लास्ट में आता मिनवरा मिल केस, सेम केस था वो भी। उसके अंदर एक बैलेंस स्थापित किया गया कि ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है
ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर है, बल्कि इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा। एक इस तरह से काम किया जाएगा कि विकास के कार्य भी बाधित ना हो और इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर भी कोई आंच ना आए। तो इसके अंदर कुछ डॉक्ट्रिन भी है। एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है जो यूं कहती है जैसे सूर्य ग्रहण होता है, जैसे कि पुराने जो हमारे लॉज थे अंग्रेजों के टाइम के, यदि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो कंप्लीटली डेड नहीं होंगे, बल्कि वो छुप जाएंगे नए फंडामेंटल राइट्स के अंडर, मतलब फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो कहती है कि जितना हिस्सा सरकार ने कोई भी रूल बनाया है, लॉ बनाया है, तो जितना हिस्सा उसका फंडामेंटल राइट्स को मानता है, फंडामेंटल राइट्स के अनुसार है, संविधान के अनुसार, उतना ठीक है, और जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको हम इनवैलिड या नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। हाँ, ये इसके अंदर ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस करी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।